So in our previous class, we discussed about consolidation. Now there are two things, as I told you, you should know about. One is the amount of compression or consolidation and the time rate of consolidation. Now let us revise what we have done, then we'll proceed. Okay, tell me, during our discussion, we डिफाइंड टू पैरामीटर्स. दो पैरामीटर डिफाइन किए थे, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स. और भी पैरामीटर्स थे, दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर थे. एक था कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी एंड द सेकंड वन इज कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन. कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड एज AB and this is the parameter that controls the amount of settlement. कितना सेटलमेंट होगा. CV, that is your coefficient of consolidation, this is the parameter that determines the time rate of consolidation. Done? Okay, and we have also discussed compression index. And I told you about three non-dimensional factors. One is your drainage path ratio, second one is time factor, and the third one is degree of consolidation. तो तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तीनों जो चीजें हैं उसमें से तो हमने टाइम फैक्टर के बारे में बात कर लिया. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फैक्टर? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम फैक्टर? टाइम फैक्टर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. व्हाई? क्योंकि ये याद रखो, फॉर ए गिवन डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन द टाइम फैक्टर इज यूनिक. फॉर ए गिवन सॉइल, if the degree of consolidation is given, that means it corresponds to a particular or unique time factor. Please remember this. And time factor is given by CV into T by H square, where small t, time factor TB, is given by CV into T by H square, where this T is the time elapsed, that is the elapsed time. बिगिनिंग ऑफ कंसोलिडेशन से जितना टाइम गया है, दैट इज दिस T, राइट. H is your drainage path length. If it is a double drainage, you will take half the thickness of the clay layer. If it is a single drainage scenario, you will take the full thickness of the clay layer in place of H. Time factor, okay. Now let us discuss something about degree of consolidation. What is the degree of consolidation? What is the meaning of degree of consolidation? It gives you an idea about how much of pore water pressure has been dissipated. कंसोलिडेशन में हो क्या रहा है? पहले कुछ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था. प्लीज रिमेंबर दिस. इवन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सेस टोटल लोड, कुछ ना कुछ तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन था. इफ देयर इज वाटर, देयर इज सम प्रेशर. बट बाय कंस्ट्रक्टिंग ए स्ट्रक्चर ऑन द सॉइल, you are subjecting the soil to an additional pressure, right? और जो एडिशनल प्रेशर तुम लोग सॉइल के ऊपर दे रहे हो, वी सॉ इन द तेरजागी स्प्रिंग पिस्टन मॉडल. एट द बिगिनिंग क्या होगा? जो भी एडिशनल प्रेशर तुम दोगे, दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द वाटर, बिकॉज द स्प्रिंग्स हैव नॉट स्टार्टेड कंप्रेसिंग. तो जो भी एडिशनल प्रेशर आया, टोटल पोर वाटर प्रेशर में कन्वर्ट हो गया. दैट विल बिकम योर एक्सेस पोर वाटर प्रेशर. जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का बात हम करते हैं, वो कहाँ से आता है? जो एडिशनल प्रेशर तुम दोगे. धीरे धीरे जैसे कंसोलिडेशन होता जाएगा और ड्रेनेज होता जाएगा, प्लीज ट्राई टू रिमेंबर द स्प्रिंग पिस्टन मॉडल. पिस्टन धीरे धीरे से कंप्रेस होगा. सो सम अमाउंट ऑफ दैट टोटल प्रेशर विल बी कन्वर्टेड टू द स्प्रिंग्स. और उस मॉडल में स्प्रिंग्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सॉइल ग्रेन्स. मतलब द इफेक्टिव स्ट्रेस will start increasing and the pore water pressure will start decreasing. एक्सेस पोर वाटर प्रेशर का डिसिपेशन होगा, और जितना डिक्रीज होगा पोर वाटर प्रेशर में, उतना ही इंक्रीज होगा इफेक्टिव स्ट्रेस में. क्यों? क्योंकि एंड में क्या मिलेगा तुमको? जितना तुम दोगे एडिशनल प्रेशर, एडिशनल टोटल स्ट्रेस डेल्टा सिग्मा at any stage of consolidation, that will be represented by two things. One is the change in effective stress,
प्लस द चेंज इन पोर वाटर प्रेशर। पहले तो टोटल पोर वाटर प्रेशर में हो जाएगा, फिर पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट होता जाएगा और ये इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एट द एंड ऑफ द कंसोलिडेशन, जब कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, जितना तुम लोगों ने एडिशनल प्रेशर दिया था, टोटल स्ट्रेस दिया था, दैट वुड हैव अपीयर्ड एज चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस। जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर है वो पूरा डिसिपेट हो जाएगा, राइट? तो डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या है? जो यूजेड के टर्म से हमने डिफाइन किया था, मैंने बोला था कि इट इज लोकेशन स्पेसिफिक। एनी डेप्थ जेड पे इफ आई से द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज यूजेड, दैट मीन्स उस जगह पे हाउ मच ऑफ द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर हैज बीन डिसिपेटेड, एंड द एक्सप्रेशन फॉर दैट वाज गिवन एज, टेल मी, yes, ui minus uz divided by uz, sorry, ui. So that leads to 1 minus uz by ui. Please try to understand the meaning of this, every term in this expression. ui है क्या? इनिशियली, मतलब ये जो टोटल स्ट्रेस दिए थे दैट मैनिफेस्ट्स इटसेल्फ एज ui, जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर के फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करेगा। uz क्या है? एट डेप्थ z आफ्टर टाइम t व्हाट इज द रिमेनिंग पोर वाटर प्रेशर, और ui जो है वो तो है, तो ये हो गया 1 माइनस यूजेड बाई ui। दैट मीन्स आफ्टर लेट अस से इनफाइनाइट टाइम ये यूजेड पूरा डिसिपेट हो जाएगा, पूरा डिसिपेट हो जाएगा, मतलब यूजेड विल बिकम इक्वल्स टू 0। if uz equals to 0, what will happen to the degree of consolidation? It will become 1. So that means if the degree of consolidation is less than 1, the soil layer is consolidating. That means it is undergoing change in thickness. Consolidation होगा तो thickness change होगा उस layer का. And if uz equals to 1, that means the consolidation is over now. This is your location specific. जो तीनों हमने बोला था तिरछा सॉल्यूशन में, ड्रेनेज पाथ रेशियो, तुम्हारा टाइम फैक्टर और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन आता है, दो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स यू मे नॉट नीड इट सो मच, बट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटनेस यू शुड नो वेयर दिस थिंग्स आर कमिंग। हाँ, और एक चीज है, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का मतलब तुम लोगों को समझ में आ गया, व्हाट इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। वह उसका एक इम्प्लीकेशन होता है सेटलमेंट के ऊपर। व्हाट इज दैट इम्प्लीकेशन? Suppose your degree of consolidation is now 50%, average degree of consolidation हमने डिस्कस किया था, लोकेशन स्पेसिफिक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज ऑफ नॉट मच यूज टू अस, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो मान लो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम योर एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज 50%, डन। तो मान लो आई एम गिविंग यू ए सिनेरियो वेयर द टोटल सेटलमेंट फॉर ए गिवन क्ले लेयर, यू हैव कैलकुलेटेड इट, total settlement will be, let us say, 120 millimeter. Total settlement that you are expecting 120 mm, इतना टोटल सेटलमेंट तुम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। आफ्टर टी, लेट अस से टी इक्वल्स टू 2 years, 2 साल के बाद आई एम टेलिंग यू दैट नाउ द एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन फॉर दैट क्ले लेयर इज 50%। तो मुझे बताओ कितना सेटलमेंट हो गया होगा उस टाइम में? 50% ऑफ दिस। ये और एक यूज है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन का। अगर 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीट, क्यों? क्योंकि जो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जैसे जैसे डिसिपेट होता जाएगा सेटलमेंट होता जाएगा। टोटल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट हो गया मतलब सेटलमेंट बंद। तो सेटलमेंट जितना डिसिपेशन इस प्रेशर का होता जाएगा अकॉर्डिंगली योर सेटलमेंट भी होता जा रहा है। मतलब ये 50% अगर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो ये टोटल सेटलमेंट का 50% हो गया होगा। अगर 60% तुम्हारा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है मतलब 60% ऑफ दिस सेटलमेंट वुड हैव ऑकर्ड। बाकी कितना रह जाएगा? 40%। बाकी का 40% सेटलमेंट कब होगा? जब 40% तुम्हारा कंसोलिडेशन हो जाएगा और डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात या फिर से रिपीट करूं? हाँ, आई विल रिपीट इट अगेन। योर टोटल सेटलमेंट, जैसे मैंने बोला डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन वी हैव अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर रिमेनिंग एंड हाउ मच हैज बीन डिसिपेटेड, दैट इज 1 माइनस uz by ui।
जेड डेप्थ पे कितना बचा हुआ है एक्सेस पोर वाटर प्रेशर और कितना इनिशियली था, दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1। मेरा कहने का मतलब है, मान लो एक क्ले लेयर है, सपोज यू हैव ए क्ले लेयर, ड्रेनेज कंडीशन कुछ भी हो, सिंगल ड्रेनेज हो डबल ड्रेनेज हो, तुमको पता है पहले से, मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजन यू हैव द पैरामीटर्स एंड ऑल, यू हैव कैलकुलेटेड टोटल सेटलमेंट होगा इसमें 120 mm 120 mm। सपोज आई टेल यू आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस 2 साल के बाद 50% हो गया है तुम्हारा एवरेज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब, और मैं पूछता हूं तुमको, अगर 50% कंसोलिडेशन हो गया है तो ये जो लेयर है उसका सेटलमेंट कितना हो गया होगा? वो इसका 50% हो गया होगा। जितना टोटल सेटलमेंट है उसका 50% हो गया होगा। अगर 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन है तो जितना टोटल सेटलमेंट है उसका 60% हो जाएगा। दिस इज अनदर यूज ऑफ योर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ सेटलमेंट। You can keep it as a note also. Degree of consolidation equals to degree of settlement। ये डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन क्या होता है? एक परसेंटेज में आता है। दैट मीन्स परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेशन कंप्लीटेड इज इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ सेटलमेंट कंप्लीटेड। अंडरस्टूड? 60% अगर कंसोलिडेशन हो गया है मतलब 60% टोटल सेटलमेंट का 60% अचीव हो गया है। बाकी रह जाएगा तुम्हारा जितना बचेगा। अगर 50% है तो 60 mm हो गया है, बाकी 60 mm इसको होना है। कितना टाइम लगेगा वो अलग चीज है, बट कितना हो गया है you can get an idea from the degree of consolidation also. This is another use of the thing. Now let me show you what is the use of the 3 non-dimensional parameters that I told you about. क्योंकि अगर नहीं बोलूंगा तो that question will keep cropping up in your mind. 3 पैरामीटर्स बोले उसका कोई यूज नहीं होगा। What are the uses? तेरजागी सॉल्यूशन में क्या होता है, तेरजागी का जो ग्राफिकल सॉल्यूशन उन्होंने दिया है उसमें होता क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन। This is, let us say 1, let us say 0.5, let us say 0, and let's say 1.5, and let's say 2, right? I'm just giving a representative figure to you. Let's say 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9. No need to draw this. 0.0. Now we will draw straight lines. These are straight lines. They do not look straight, but assume them to be straight lines. Let's say this. तो उनका जो ग्राफिकल सॉल्यूशन मतलब कि कितना टाइम के बाद कितना डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हो गया होगा, एंड इट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक वे, दैट इज एट एनी गिवन डेप्थ जेड। इस साइड में बोलिए थे ड्रेनेज पाथ रेशियो, दैट इज जेड बाई एच। दिस इज द ड्रेनेज पाथ रेशियो, and he had drawn curves corresponding to different values of TV. Maybe like this. मैं समझा दूंगा ये चीज क्या है, व्हाट डज इट मीन, पर उतना क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हारा उतना काम में आएगा नहीं ये चीज, दैट मच ऑल्सो यू शुड नो। ये है तुम्हारा, this one is for TV equals to 0 to it will go on increasing for different values of TV। तो मतलब क्या है, if you have
ए डायग्राम लाइक दिस, किसी भी डेप्थ में यू नो द वैल्यू ऑफ जेड, यू नो द वैल्यू ऑफ एच एट एनी पॉइंट, एट एनी टाइम टी। अगर टी पता है यू कैन कैलकुलेट टी भी, एच पता है and you know the value of cv, suppose you know the value of cv, t and h, you can calculate the value of tv. So at any location z you can calculate z by h, at any location z by h given the tv value you can directly determine the degree of consolidation from this graphical representation. So इसके लिए तुम्हारा ड्रेनेज पाथ रेशियो भी जरूरत पड़ता है, टीवी भी जरूरत पड़ता है, एंड दिस डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन यू आल्सो नीड, बट दिस इज लोकेशन स्पेसिफिक जो दिखाया था। एट एनी लोकेशन जेड व्हाट इज द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, इसका क्या मतलब होता है? जैसे यहाँ पे है जेड बाई एच इक्वल्स टू 1, व्हाट डज इट मीन? जेड बाई एच इक्वल्स टू 1 उसका क्या मतलब है? ये मान लो ये डबल ड्रेनेज के लिए है, जेड बाई एच इक्वल्स टू 1 मतलब जेड इक्वल्स टू एच। मान लो यहां से तुम जेड मेजर करते थे, राइट? तो जेड इक्वल्स टू एच मतलब ये पॉइंट है, ठीक है? ये डबल ड्रेनेज का केस है, मतलब एच हम यहां तक लेंगे, यहां नहीं है, सॉरी, ये डबल ड्रेनेज के लिए है। डबल ड्रेनेज के लिए है तो मतलब जेड हम लेंगे यहां तक, तभी होगा एच, बिकॉज दिस इज एच एंड दिस इज एच, ठीक है? जेड एच है मतलब ये यहां पे है, सेंटर लाइन पे है, और जेड अगर 2h होगा तो जेड बाई एच 2 होगा। जेड इक्वल्स टू एच मतलब सेंटर पे है, टी भी इक्वल्स टू 0 मतलब टी इक्वल्स टू 0, कुछ टाइम एक्स्ट्रा मतलब इलाप्स नहीं किया है, टी इक्वल्स टू 0 में तुम्हारा क्या होगा? ये जो जीरो वाला है जहां पे जेड 0 है, यहाँ पे वी विल अस्यूम, और सिंस इट इज एट द टॉप ड्रेनेज फेस वहां पे पोर वाटर प्रेशर तुरंत डिसिपेट हो जाएगा। तो व्हेन जेड बाई एच इज इक्वल्स टू 0 you see the degree of consolidation is 1, this is 1, and when z by h equals to 2, that is the other drainage phase। समझ में आ रहा है या बिगिनिंग से समझाओ? I should explain it from the beginning again. These values they give you the value of z by h, and this is for a double drainage case। z तुम यहां से मेजर कर रहे हो टॉप में से, तो अगर z by h is equals to 1, that means z equals to h। डबल ड्रेनेज के लिए हाफ ऑफ द थिकनेस इज टेकन एज h, डन। if z by h equals to 1, the point is located somewhere here at the middle of the stratum। middle of the stratum में सबसे एंड में होगा, क्योंकि सबसे जो ड्रेनेज फेस है पहले उसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर विल डिसिपेट फर्स्ट एट द ड्रेनेज फेस, बोथ द ड्रेनेज फेसेस, देन इट विल स्टार्ट रिड्यूसिंग इन द इंटीरियर एरियाज। समझ में आ रहा है? अगर z बाई एच इक्वल्स टू 2 है मतलब ये ड्रेनेज फेस है 2, बिकॉज z इक्वल्स टू 2h हो जाएगा वहां पे। z बाई एच 2 मतलब ये ड्रेनेज फेस, z बाई एच इक्वल्स टू 1 मतलब मिडिल लेयर, z बाई एच इक्वल्स टू 0 मतलब टॉप ड्रेनेज फेस। ये देखो z बाई एच जब 0 है ये हो गया तुम्हारा टॉप ड्रेनेज फेस। टॉप ड्रेनेज फेस मतलब वहां से ड्रेनेज तुरंत शुरू हो जाएगा, मतलब वहां पे इवन एट टीवी इक्वल्स टू 0 द पोर वाटर प्रेशर डिसिपेट्स इमीडिएटली। यहाँ पे और यहाँ पे देखो द डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन हैज बिकम 1 even for tv equals to 0, double drainage case। now when z by h equals to 1, that means z equals to h, मतलब इस सेंट्रल लेयर पे है, सेंट्रल लेयर पे है मतलब वहां पे पोर वाटर प्रेशर बिल्कुल ही डिसिपेट नहीं किया है, बिकॉज दिस इज tv equals to 0 ग्राफ आई एम कंसिडरिंग, दिस ग्राफ, दिस वन, सॉरी दूसरा एक ड्रॉ हो गया। व्हाट आई मेंट टू से इज दिस ग्राफ, ये जो वाला ग्राफ है, तो वहां पे कितना होगा डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन? 0 होगा, राइट? तो धीरे धीरे आज टाइम एलैप्सेस तुम्हारा क्या होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। क्यों? बिकॉज आज टाइम एलैप्सेस इस लेयर से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा, फिर अंत में सेंट्रल लेयर से भी पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे पानी निकलना शुरू हो जाएगा वहां से ये इस तरफ शिफ्ट करता जाएगा, मतलब डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन इज इंक्रीजिंग एट एवरी डेप्थ। तो इसका जो मीनिंग है वो ये है, just for this purpose you need the 3 non-dimensional parameters, but for problem solving purposes you may not need it,
because we are more concerned about the average degree of consolidation rather than consolidation at any particular depth, right? So now you have understood time factor, and I told you to remember one thing, that is for a given degree of consolidation for that same soil, your TB has a certain definite value, time factor has a certain definite value. Now we will proceed. Let us go to the calculation of settlement. अभी हमने टाइम रेट के ऊपर डिस्कशन कर लिया, अभी कितना सेटलमेंट होगा दैट वी विल डिस्कस हियर. ये जेतिक मु तुमको डिस्कशन कली ता भितर जो जो पोर्शन हमर एग्जाम रिलेवेंट हबो, फर्स्ट यू बिल्ड एन अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज है, वो चीज है, ये हो रहा है ऐसे, वो हो रहा है ऐसे. बट जो एग्जाम रिलेवेंट होगा उसके ऊपर आई विल गिव मोर एंड मोर फोकस, एंड यू विल आल्सो एम्फसाइज दोज पॉइंट्स द मोस्ट, दैट विल हेल्प अस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अभी बताओ समझ में आ रहा है या दिक्कत हो रहा है कहीं पे? कंसोलिडेशन इट्स ए लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें क्या है कि डिफरेंट लेयर से जा रहा है, और फिर एक चीज आ रहा है कि कितना कंसोलिडेशन होगा, कितना टाइम में होगा, दैट इज द डिफिकल्टी. सो इसीलिए आई विल अगेन ट्राई टू मेक इट सिंपलर. हाँ, व्हाट इज योर डाउट? हाँ, This degree of consolidation भी যদি মনে করে u দিয়েছে 60%, তাহলে আমি u কে 60% নেব না 40%? 60% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन 60% देइछि माने 60% ना, 40% कहीं नब এবার कोउथरे कोउथरे. 40%। हाँ, 60% has been achieved. Are you getting my point? That means what? That 1 minus uz, that is in terms of uz, you just write 1 minus u by ui. You just write 1 minus u by ui. Instead of writing 1 minus uz by ui, तुम लिखो 1 minus u by ui. तामाने कौन हला? If that is coming out as 60%, तामाने u by ui रो वैल्यू केते हिथियो? 0.4 हिथियो. This is a good question. Just use it in the formula. आउ किछि कथा नहीं. Suppose question is, suppose average degree of consolidation is 60%. That means 1 minus u by ui is equals to 0.6. Yes or no? Because that gives you the degree of consolidation. That means u by ui is equals to how much? 0.4. That implies u is equals to 0.4 of ui. तो जितना एक्सेस पोर वाटर प्रेशर था उसका सिर्फ 40% रह गया है. Are you getting my point? That is 40% of initial excess pore water pressure, 0.4 ui. इसीलिए कंसोलिडेशन आ रहा है तुम्हारा 60%. मतलब उस टाइम में मान लो मैं तुमको पूछूंगा अगर 60% है डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन, देन हाउ मच ऑफ इनिशियल एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज रिमेनिंग? Only 40% of it is remaining. 60% has been dissipated. Done. और 60% सेटलमेंट भी हो गया होगा. Done. Now we'll go to settlement calculations. सेटलमेंट कैलकुलेशन कैसे करते हैं? टाइम रेट का हो गया, अभी सेटलमेंट का देखेंगे. सेटलमेंट कैसे होगा देखो. लेट अस कंसीडर लेट मी कंसीडर अ सॉइल सैंपल हियर. फील्ड में क्या होगा? वही सॉइल रहेगा. सिंस वी आर कंसीडरिंग वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन, वी विल ओनली कंसीडर द चेंज इन वर्टिकल डायमेंशंस. नीचे की तरफ सिर्फ ये जो चेंज इन लेंथ होगा नीचे की तरफ. Lateral we are not considering. So let us consider this soil sample here. Initially, let us say the volume of this sample was V, right? Out of that V, let me call this as the soil. So volume is Vs, और ये ऊपर का जो है that is volume of voids, Vv. Clear? Understood? Right. Now tell me,
if E0 is the initial void ratio, what is the expression for E0? This is the initial condition. तो अगर इनिशियल वॉइड रेशियो है E0, तो फिर E0 का एक्सप्रेशन क्या है? VV by VS. वेरी गुड. अच्छा मान लो कंसोलिडेशन हो रहा है. कंसोलिडेशन होने से होगा क्या? हम अस्यूम करके चल रहे हैं कि सॉइल का वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सॉइल ग्रेन्स आर इनकम्प्रेसिबल. अब इस वॉइड में पानी है, वी आर अस्यूमिंग दैट, but that does not matter whether it is having water or it is empty, but we are taking that it has water. That part is okay because it is completely saturated. पर अगर इसमें सेटलमेंट होता है, कंसोलिडेशन सेटलमेंट, let us say it settles by this amount after some time t, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स तो उतना रह जाए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो उतना रह जाएगा. इट विल बी सेम एज Vs. ये जो चेंज हो रहा है, जस्ट लुक एट दिस थिंग. Let us say it settles by an amount of delta H, where H is the original thickness of the layer or height of the sample. H था, चेंज हो गया डेल्टा H आफ्टर सम टाइम. आई एम रिपीटिंग अगेन. इनिशियली वॉइड था VV, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. इनिशियली वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स था VS, राइट. एंड में चेंज होके ये हो गया. Can you tell me what could be the possible relationship between this change in height and change in void ratio? इसमें void ratio भी change होगा. What could be the possible relationship? Let us call this H0, H0, original. Think about it. What will that represent? Okay, let me put it this way. Let me move another step ahead. Then I'll pose the question. Acha, tell me, suppose the length has changed by delta H, right? What could be the possible relationship between change in length and change in volume? Let me put it in another way. Delta H by H. Suppose I am interested in finding delta H by H0. कितना चेंज इन लेंथ हुआ पर द ओरिजिनल लेंथ जो दिया हुआ था, इस रेशियो में मैं इंटरेस्टेड हूं. कैन आई रिलेट दिस इन सम वे टू द चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम? हाउ? व्हाट इज द वॉल्यूम हियर? टेल मी. ये सैंपल है, उसका एक हाइट है. वॉल्यूम निकालने के लिए कैसे कैसे निकालोगे? अंदर की तरफ ये है, एक कोई भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लो, दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू दैट हाइट, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम. लेट मी से आई हैव अ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया. ये एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, उसमें एक एरिया है, लेट्स से द एरिया इज A, and for that the volume will be A into H0. Original volume will be A into H0. Then change in volume, if I represent it by del V, then what will be that? What is the change in volume? A into del H. Yes, area तो वही है ना, area is not changing. We are discussing one dimensional consolidation. The area is not changing. इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन समझ रहे हो ना, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर गया है, प्लेन ऑफ द ब्लैक बोर्ड गया है. ये जो एरिया ऐसे सैंपल है, मान लो ये सैंपल है, एरिया इज फिक्स्ड, लेंथ इज ओनली चेंजिंग, द वर्टिकल डायमेंशन इज ओनली चेंजिंग. इफ द एरिया इज फिक्स्ड देन द चेंज इन वॉल्यूम इज A इंटू डेल्टा H, राइट. तो अभी बताओ, डेल्टा V बाई V0 I can write it as A into delta H divided by A into H0. Yes, A कटिगला, that is equals to del H by H0. As simple as that. Now you see why this is working. Del V by V0 is equals to del H by H0. Now I am giving you an expression. I am giving you because I know, and I will prove it to you why this is working.
This is equals to del E by 1 plus E naught. Del H by H naught is equals to del E by 1 plus E naught. Just think about it. How is this possible? Or is it even possible? Have any ideas? हाँ, किसी नहीं, जस्ट ये जो एक्सप्रेशन है ई नॉट डेल ई, उसका क्या मतलब है इस थ्री फेज सिस्टम जो हम ड्रॉ किए हैं, जस्ट पुट इट हियर एंड द जॉब विल बी डन. लेट मी डू इट फॉर यू. सो नाउ व्हाट वी हैव अराइव्ड एट, डेल्टा एच बाई एच नॉट इज इक्वल्स टू del E by, which we are going to prove, is equals to del E by 1 plus E naught. This we are going to prove. Now del E by 1 plus E naught, उसको कैसे लिख सकते हैं हम? How can we write this del E? Yes, initial minus final, but in terms of this diagram कैसे लिख सकते हैं? Actually it is always final minus initial, change होता है वो final, but that does not matter. तो बताओ del E को कैसे लिख सकते हैं? ई को कैसे लिखा तुम लोगों ने? वी वी बाई वी एस. वी एस तो भाई नहीं बदल रहा है, बिकॉज वी आर अस्यूमिंग द सॉइल वॉल्यूम टू बी कांस्टेंट, सॉइल ग्रेन्स वॉल्यूम, क्योंकि वी आर अस्यूमिंग कि वो इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं होगा, तो वी एस तो नहीं बदलेगा. तो अगर कोई चेंज होगा दिल्ली में तो किसकी वजह से होगा? ओनली द चेंज इन द वॉइड्स. यस, सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट del E will be equals to del of volume of voids divided by Vs. जो चेंज होगा वॉल्यूम ऑफ voids में, that will drive the change in E. Is there any problem if I write this? You have issues? Then tell me, is there any problem? Because अगर ये E नॉट है Vb by Vs, Vs जो है सॉइल को तो हमने इनकम्प्रेसिबल मान लिया है ना, तो उसके वॉल्यूम में तो कोई चेंज होगा नहीं. जो भी चेंज होगा वॉइड रेशियो में, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स. ये जो वॉइड है उसका जितना वॉल्यूम चेंज होगा, दैट विल रिप्रेजेंट इटसेल्फ एज द चेंज इन वॉइड रेशियो. तो मान लो वॉइड में चेंज होता है डेल ऑफ वी वी बाई वी एस, अगर डिवाइड कर दोगे तो डेल ई मिल जाएगा. मिलेगा ही नहीं मिलेगा? इवन आई विल शो इट टू यू इन अकॉर्डिंग टू योर डेफिनेशन. व्हाट इज योर डेफिनेशन? Final void ratio minus initial void ratio. Now I will write. Let me say the final void ratio is EF. I am writing it as EF. Initial void ratio is E0. Final void ratio is EF. Initial is E0. Now I am subtracting. Same thing. I'll show you how. EF will be what? Final volume of voids divided by Vs. Yes. Volume of voids. Let me writing final and Vs minus volume of voids initial by Vs, volume of voids initial by Vs. If you subtract, what will you get? You will get Vs here, volume of voids final minus volume of voids initial. What is that? Change in volume of voids. From your definition also it is the same thing, right? So this is del of volume of voids by Vs. Understood? This part is okay. That is your del E. Yes, that part is okay. Now E0, we have the expression for E0, that is Vv by Vs. We will just use this and Vv by Vs, E0 here. Let us see what we get. Del E is del Vv by Vs. Here this is 1 plus Vv by Vs. Done. If I simplify it, then what will I get? I will get del of Vv by Vs into, ये ऐड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला आएगा. You understand that? It will be Vs by Vs plus Vv. Yes. Done. The total volume, Vs cancels out and we get del Vv by V. This is the total volume V. Now tell me, the change in voids volume
इज इक्वल्स टू द चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि सॉइल का वॉल्यूम तो चेंज हो ही नहीं रहा है. दिस डेल वी बी इज इक्वल्स टू डेल वी, द चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि जितना भी चेंज इन वॉल्यूम हो रहा है बिकॉज ऑफ द चेंज इन द वॉइड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स तो नहीं बदल रहा है. सो आई कैन राइट डेल वी बी एज इक्वल्स टू डेल v, and v remains as such total volume. And we have already proved that del h by h naught is equals to del v by v. In the previous step we proved. So del h by h naught is equals to del v by v, and del e by 1 plus e naught is equals to del v by v. That means del h by h naught equals to del e by 1 plus e naught. Hence proved. And this is the thing that you are going to remember. This is very important for you. I am going to tell you one more thing, then you will write. Then इसका जरूरत क्या है, क्यों हम इतना सब कुछ निकाल रहे हैं, डेल एच बाई एच नॉट उसको रिलेट कर, क्या मतलब है इसका, बताओ क्यों कर रहे हैं. What do you want to find here? Yes, the total settlement. टोटल सेटलमेंट कितना होगा. टोटल सेटलमेंट क्या है, डेल एच है, जितना नीचे ये जा रहा है दैट इज द टोटल सेटलमेंट. उसको हमने निकालना है कुछ पैरामीटर्स के टर्म में जो हम जानते हैं. सो इस स्टेज और इस स्टेज में अगर चेंज इन वॉइड रेशियो हमको पता है, इनिशियल स्टेज में जो सॉइल क्ले लेयर था उसका वॉइड रेशियो पता है, एंड द ओरिजिनल थिकनेस, व्हाट इज एच नॉट, द ओरिजिनल थिकनेस ऑफ द क्ले लेयर, जो क्ले लेयर का थिकनेस है ओरिजिनल थिकनेस दैट इज एच नॉट. और ई नॉट क्या है, कंसोलिडेशन शुरू होने से पहले जो वॉइड रेशियो है दैट इज ई नॉट. अगर हमको चेंज डेल्टा ई पता है, ई नॉट पता है, एच नॉट पता है, वी कैन डायरेक्टली फाइंड डेल एच. कितना सेटलमेंट होगा, टाइम कितना लगेगा, उसके लिए कौन सा पैरामीटर गवर्न करेगा उसको, टाइम फैक्टर, डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन लेके, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, वो टाइम के लिए आ जाएगा. कितना होगा is because of this, and you will find it from this expression. Now do it. Then I will give you expressions in terms of AVMV. What is AV? Coefficient of compressibility. And I will give you a new parameter MV, coefficient of volume compressibility, and I will give you expressions in terms of AVMV and also in terms of compression index to calculate your delta H. Now I am giving you a new parameter, that is coefficient of volume change or coefficient of volume compressibility, MV. About AV you already know, that is coefficient of compressibility. So AV divided by 1 plus E naught. E naught is the original void ratio of the consolidating layer. So if you divide by AV with 1 plus E naught, you will be getting MV. Note it down. So this is the thing. Now let us try to derive expressions for settlement. Now you know the expression for settlement, that is SC, primary consolidation settlement, is given by, what will it be given by, del E by 1 plus E naught into H naught. Yes, because SC is equals to del H by H naught is this, so you are getting this. Now what is the definition for coefficient of compressibility? AV is coefficient of compressibility, right? What is the expression for that? Del E by del sigma bar. What is del sigma bar? The change in effective stress. मैंने वो डायग्राम ड्रॉ किया था, डू यू रिमेंबर दैट? डेल सिग्मा बार फ्रॉम हियर टू हियर, व्हाट इज द चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस, मतलब जो इनिशियल स्टेट में जितना था एंड फाइनल स्टेट में जितना इफेक्टिव स्ट्रेस था उसमें जो चेंज है दैट इज डेल सिग्मा बार, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज इन वॉइड रेशियो इज डेल ई. सो दिस इंप्लाइज यू कैन राइट डेल ई एज AV into del sigma bar. Now use this in this equation. So SC will become, in place of del E, I am writing AB by here 1 plus E naught into H naught into del sigma bar. AB by 1 plus E naught
into H naught into del sigma bar. Now that is the expression for computation of settlement in terms of AV. Suppose you do not know the change in void ratio between the initial state, that is when the clay layer started consolidating, and the final state where the consolidation is over. You do not know the change in void ratio, but you know the value of AV. From tests this can be determined. AV you know, initial void ratio you know, you can use this expression. Note it. Done. Now we have already defined a new parameter which is coefficient of volume change, and it is represented by MV. AV by 1 plus E naught is MV. So by modifying this expression you can write SC is equals to MV H naught into del sigma bar, because AV by 1 plus E naught is MV. What is SC? Primary consolidation settlement. Now let us try to derive an expression for SC in terms of compression index. एगोटा लिखे दूची. Now what is the expression for compression index? CC del E by, very good, very good, log of sigma 2 by sigma 1, or we can write your sigma 2 as sigma naught bar plus del sigma. Sigma 2 is the final effective stress, initial जो था plus some added effective stress. So sigma naught plus sigma bar del sigma bar divided by sigma naught. Please remember this is all in terms of effective stresses, right? If I write it this way, then your del E becomes equals to CC into log of, log mane to the base 10. I am not writing 10 again and again. It is understood. If it is to the base E, it is ln. So this is, I am not writing 10. So that is log of sigma naught bar plus del sigma bar divided by sigma naught bar, right? Del E. Again, you take this expression for del E and use it in the original expression. So your compression, primary compression settlement, primary consolidation settlement will be SC, will be given by, कितना हो जाएगा ये बताओ? Del E by 1 plus E naught into H naught. So in place of del E we will be writing all these things. So we will write CC into H naught by 1 plus E naught into log of sigma naught bar plus del sigma bar divided by sigma naught bar. Now you see this expression is strictly valid if the soil loading, the stress range is within the virgin compression zone or the normally consolidated zone, क्योंकि उसी के लिए सीसी डिफाइन हुआ है. अगर तुम्हारा सॉयल, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, यू डू नॉट नो ग्राउंड में जो सॉयल है वो प्री कंसोलिडेटेड भी हो सकता है. अगर वो प्री कंसोलिडेटेड है तो उसके लिए अगर तुम्हारा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होगा. We will not discuss that now. If the need arises, we'll discuss it. Otherwise, it will further complicate matters. We will now get into problem solving. अगर रिकम्प्रेशन वाला पार्ट आता है, सॉइल प्री कंसोलिडेटेड जोन में है, कुछ नहीं है, जस्ट एक रिकम्प्रेशन इंडेक्स आएगा और सिमिलर एक्सप्रेशन के साथ और एक टर्म बस एडेड होगा. दैट्स ऑल, नथिंग मोर. बट विल नॉट डिस्कस इट. बट पॉइंट समझ में आ गया ना? क्या पॉइंट है? ये जो था सॉइल का, पहले जहां रिकम्प्रेशन होता था इस टाइप का एक कर्व मिलता था, उसके बाद वर्जिन कंप्रेशन इस टाइप का आता था. अभी मान लो तुम्हारा जो ग्राउंड में जो सॉइल है दैट इज एट दिस स्ट्रेस, इट इज नॉट वर्किंग. सपोज उसका इनिशियल स्टेट यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है. इसको थोड़ा बड़ा करके ड्रॉ कर लेते हैं सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट बेटर. এটা লিখে দেউছি.
दिस इज योर वर्जिन कंप्रेशन जोन। मान लो यहाँ पे है तुम्हारा प्री कंसोलिडेशन स्ट्रेस, ये स्टेट क्या है, ओवर कंसोलिडेटेड। ये कौन सा है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड। अगर तुम्हारा जो सॉइल है यहाँ पे है, तुम्हारा जो स्ट्रेस इंक्रीमेंट के बाद हो सकता है वो यहाँ पे आ सकता है या यहाँ पे भी रह सकता है, इस बीच में रह सकता है। अभी जो हमने डिस्कस किया वो इस जोन में है, नॉर्मली कंसोलिडेटेड जोन में। वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दोस थिंग्स। अगर यहाँ पे होगा तो क्या करना है, वी विल सी। बट इफ द नीड अराइजेस, even if the need does not arise, I will give you what to do. But first, let us solve some problems in steps. We will not complicate the things, we'll go in steps. Write down a question. Okay, a 3 meter thick clay layer, 3 meter, a 3 meter thick clay layer is subjected to an initial uniform pore pressure of 145 kPa as shown in the figure. For the given ground conditions, the time in days required for 90% consolidation would be dash. You have to find the value and round it up to the nearest integer. Okay. Now the diagram is on the whiteboard. One thing I had forgotten to tell you about the units of CV, that is L square by T, length square by time, that is millimeter square per minute or maybe centimeter square per day. The unit of CV is L square by T, and the units for FV and MV, that is coefficient of compressibility, coefficient of volume compressibility, are the inverse of stress, that is meter square per kilonewton. FV ଆଉ MV, FV ଆଉ MV ତାଙ୍କର यूनिट है मीटर स्क्वायर पर किलोन्यूटन, that is the inverse of stress unit. And for CV it is length square by time. Since this is your first question, read the question very carefully. And again, the approach that is to be taken is, what do you need? For that, what are the parameters that you need to know? Yes. Listen, I told her and she has got the point. Because you did not make a mistake earlier, this problem arose. Do you need the pore water pressure here? So we are not bothered वो क्या दिया हुआ है. Do we need it? We just need TB equals to CB into T by H square. तो वैसे ही करेगा और क्वेश्चन में तुमको ऐसा डाटा दे देगा जिसका यूज ही नहीं होगा, एंड यू विल गेट कंफ्यूज्ड. हाँ, वन थिंग दैट यू हैव टू बी श्योर अबाउट व्हाइल यूजिंग, जो यूज होगा तुम्हारा टीवी इक्वल्स टू सीवी इंटू टी बाई एच स्क्वायर. एच क्या है, ड्रेनेज पाथ लेंथ. First determine whether it is a case of double drainage or single drainage. What is this case? Single drainage, because this is impermeable layer and sand is there. Single drainage means total thickness of the clay will be H. And one more thing. What is the other thing? Please be careful about the units. CV किस यूनिट में दिया हुआ है, 3 मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट, पर H कौन से यूनिट में दिया हुआ है, मीटर में. So you will bring both of them into the same unit. And what is the meaning of this TB90? What is the meaning of TB90? Because I told you, for a given degree of consolidation, you have a certain definite value of TB. So TB90 means the value of TB at 90% degree of consolidation. पूछा है ना 90. Yes, the value of TB at 90% consolidation
is 0.85. जो वैल्यू दिया है ना, एक डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए विल बी गेटिंग ए सर्टेन डेफिनेट वैल्यू ऑफ टीवी. सो 90% डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन के लिए टीवी का वैल्यू है 0.85. जस्ट यू हैव टू पुट इट हियर and equate it with Cv into T by H square. You will find the T. Getting my point? In the beginning, what did I tell you? Your TB is the thing which you will use to determine the time. कितना time लगेगा for a particular degree of consolidation. So use it. You have already done it. Right? A days. तुम्हारा result कोथ ratio. It will come in minute. You will convert it into days. How to convert it into days? Okay, no problem. One day, equals to 24 hours. That is equals to 24 into 60 minutes. That implies 1 minute is equals to 1 by 24, 60 days. जितनी मिनट दे, जितना भी मिनट दिया हुआ है यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई कर दो, डेज में आ जाएगा. हाँ, 1771 days. Done. Very good, very good. हाँ, you will round it up ना. Number of days integer में लिखना है, क्वेश्चन में लिया है. So 1771. माने we discussed so many things, but when it came to solving the problem, simple expression is giving you the answer. EV equals to CV into T by H square. Done. Was it any difficult? But please pay close attention to the units. There you may make a mistake. तुम क्वेश्चन जोटा थिला बुझी पाला तो टीवी टा गोटे डिग्री पर्टिकुलर डिग्री ऑफ कंसोलिडेशन पे टीवी रो वैल्यू फिक्स्ड दे देथिबो तुमको सेटा. अंडरस्टूड? नाउ राइट डाउन अनदर क्वेश्चन. A 4 meter thick layer of normally consolidated clay has an average void ratio of 1.3. Its compression index is 0.6 and coefficient of consolidation is 1 meter square per year. If the increase in vertical pressure due to foundation load on the clay layer is equal to the existing effective overburden pressure, the change in the thickness of the clay layer is dash millimeter. नहीं, power cut है गला. Yes, okay, let me solve it. Huh? I'll solve it. बेटा यूज करूची तुम तमे लिखि मु लिखि सारे पर तमे लिखिबो. क्वेश्चन कौन देछि पढ़ा उतरे. Read the question again. A 4 meter thick normally consolidated clay then has an average void ratio. तापरे then yes, stop there. So it is giving you the thickness of the clay layer. That means your original thickness H0 is given. How much is it? 4 meter. Now it is giving you the original void ratio E0, that is 1.3, has a thickness of 1.3, sorry, has a void ratio of 1.3, and then what is it giving you? Compression index CC. Yes, compression index is given to be 0.6. Then what? CB consume. We'll see about that. Then
Hmm. If the increase in vertical pressure Hmm. in foundation layer Hmm. on the clay layer Hmm. is equal to the existing effective power Yes, pressure yes, yes. Then what does the question ask you to find? change in the thickness of the clay layer. Change in the thickness of the clay layer. That means it is asking you to find the yes, del H, the settlement. So let me write SC. Expression for settlement is, what is the expression in terms of compression index? Because he is giving you the compression index. So in terms of compression index, what is the expression? Cc into H naught by 1 plus E naught into log of sigma naught bar plus del sigma bar divided by sigma naught bar, right? तुमको पूछा है कितना सेटलमेंट होगा, द सेटलमेंट इन द क्ले लेयर, दैट मीन्स एससी तुमको फाइंड करना है, उसमें तुम्हारा सीबी का जरूरत है ही नहीं, बिकॉज ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम, कितना टाइम लगेगा उस सेटलमेंट के लिए वो नहीं पूछ रहा है, तुमको पूछ रहा है कि कितना सेटलमेंट होगा, द अमाउंट, नॉट द टाइम. So we are not bothered about CV here. Even though he has given you CV, it has no use here, right? आ रहा है बात समझ में? So CC value you know, H naught you know, E naught you know, only this part. For that he has given you an expression. The additional pressure due to the foundation is equals to the existing effective overburden pressure. Effective. That means let us assume the existing overburden pressure, effective overburden pressure is sigma naught prime, right? तुम फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसके ऊपर कुछ प्रेशर बढ़ेगा, अल्टीमेटली कंसोलिडेशन हो जाने के बाद जो भी प्रेशर बढ़ा होगा दैट विल मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज द इफेक्टिव प्रेशर. तो अभी जितना इफेक्टिव प्रेशर है फाउंडेशन बनाने के बाद जो डेल सिग्मा बार है वो भी उतना ही है. दैट मीन्स डेल सिग्मा बार इज इक्वल्स टू सिग्मा नॉट बार. गेटिंग माय पॉइंट? So you will write the expression as Cc into H naught divided by 1 plus E naught into log of sigma naught bar plus again additional कितना है उतना ही है sigma naught bar divided by sigma naught bar, right? Now sigma naught bar plus sigma naught bar divided by sigma naught bar is 2. 2 sigma naught bar by sigma naught bar 2 log of 2. All other things you know, you can calculate the settlement of the clay layer. मैंने कितना इंक्रीज हुआ है वो दे दिया है, जितना अभी है उतना ही इंक्रीमेंट है. डेल सिग्मा बार इज द इंक्रीमेंट, एग्जिस्टिंग इज सिग्मा नॉट बार. गेटिंग माय पॉइंट? सो नाउ you can find the result. What is the answer you are getting? 314 mm. हाँ ताको when you will give it in integer terms, integer term में पूछा है क्या पूछा है? Would be this. So 314 mm you will write. 0.1 mm you can just neglect and 314 mm you can write. Don't make it 315. अगर उसको इंटीजर में लिखना पड़ेगा तो लिखोगे क्या 314 नॉट 315. हाँ अगर पूरा दिया है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस 314.11, otherwise 314, right? So we'll end the class here today.